हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और न्यूमेरिकल के लिए सबसे लेंदी चैप्टर कंप्रेसर मेंबर। कंप्रेसर मेंबर का न्यूमेरिकल यानी डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसर मेंबर थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो अभी तो डिज़ाइन ऑफ मेंबर 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं। जैसे कि हम टेंशन मेंबर पढ़े थे, तो पहले बेसिक समझते थे टेंशन किसे कहते हैं, फिर टेंशन मेंबर किसे कहते हैं, फिर ग्रॉस एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया, कुछ बेसिक डिफिनीशन देखे थे। उसके बाद धीरे धीरे हम पहुँचे थे, स्ट्रेंथ निकाले थे, उसके बाद डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर किए थे। सेम प्रोसेस कंप्रेसर मेंबर भी रहेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक छोटे छोटे डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे कंप्रेसर मेंबर का, उसके बाद कंप्रेसर मेंबर का डिज़ाइन पढ़ देंगे। आपका चैप्टर 2 से 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमको 2-3 दिन और चाहिए, यानी 4-5 दिनों में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है डिजाइन ऑफ बीम। उसके बाद ये आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके बाद नहीं बचते। ऐसा नहीं स्टील खत्म हो जाएगा, लेकिन कंप्रेसर मेंबर बीम के बाद ज़्यादा दम नहीं बचता है आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। तो हम लोग अपना सिलेबस टाइम से बहुत पहले ख़त्म कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। सही, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले कंप्रेसर मेंबर है ना, क्या शुरू करेंगे आज हम, कंप्रेसर मेंबर। अब कंप्रेसर मेंबर आप जानते हैं, कंप्रेसर मेंबर तो सबसे पहले हमको देखना है कंप्रेशन क्या होता है। भाई ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को घटा देता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर, है ना। सॉरी, उस फोर्स को क्या कहते हैं, कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, भाई ऐसा मेंबर जिस पर कंप्रेशन फोर्स लगा हो, कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। लेकिन आपको जो कंप्रेशन मेंबर पढ़ना है वो है आपका एक्सिली, अरे हमको स्पेल एक्सिली है ना, अच्छी इंग्लिश देख लीजिएगा, एक्सिली लोडेड कंप्रेशन मेंबर यानी अच्छी भारित कंप्रेशन मेंबर। जैसे हम टेंशन में पढ़े थे एक्सिली लोडेड टेंशन मेंबर, सेम उसी को हम पढ़ेंगे एक्सिली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। यानी जब किसी मेंबर पर फोर्स कंप्रेशन का लगा हो तथा उसका क्रिया रेखा, किसका, फोर्स का, तथा उसका क्रिया रेखा, या लिख सकते हैं तथा बल की क्रिया रेखा मेंबर के गुरुत्व केंद्र के पास से गुजरता हो, तो उस मेंबर को क्या कहते हैं, एक्सिली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, है ना। जब किसी मेंबर पर फोर्स कंप्रेसिव लगा हो, यानी ऐसा फोर्स जो उसकी लंबाई को कम करेगा या डायमेंशन को कम करेगा, ठीक है। जब किसी मेंबर पर फोर्स कंप्रेशन का लगा हो तथा वह फोर्स उस मेंबर के गुरुत्व केंद्र से गुजरता हो, उसे क्या कहेंगे, एक्सिली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, है ना। फोर्स की क्रिया रेखा या फिर फोर्स। दूसरा हमको क्या पढ़ना है कि इफेक्टिव लेंथ। क्या पढ़ेंगे हम, इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिन बिंदुओं की नमन आघूर्ण 0 होता है, यानी 0 मोमेंट डिस्टेंट पॉइंट, है ना। इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपल सा 0 मोमेंट डिस्टेंट पॉइंट, है ना। तब समझिएगा क्या होता है आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिसकी नमन आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करता है इंड कंडीशन या इंड पोजीशन पर। किस पे डिपेंड करेगा, इंड पोजीशन, यानी सिरा स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बोथ इंड फिक्स्ड, है ना, बोथ इंड फिक्स्ड। आपके बुक में इसको क्या लिखेगा कि रिस्ट्रेंड या कहेगा वो, है ना। इस दूसरे नाम से क्या जानेंगे, रिस्ट्रेंड या हेल्ड इन पोजीशन, है, रिस्ट्रेंड या होल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन ऑफ बोथ इंड, यानी दोनों सिरे, हिंदी क्या होगा, दोनों सिरे स्थिति और घूर्णन में क्या है, प्रतिबंध है, सॉरी, दोनों सिरे स्थिति और घूर्णन में प्रतिरोधित है, ठीक है। तो देखिएगा आपको ना एकदम आसान लैंग्वेज, बोथ इंड फिक्स होता है, लेकिन वो घुमाएगा, कहेगा रिस्ट्रेंड, यानी बोथ इंड क्या लिखेगा, बोथ इंड रिस्ट्रेंड या हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन, है ना। बोथ इंड को पहले लिख सकते हैं, ठीक है।
क्या लिख देंगे यहाँ, बोथ एंड रिस्ट्रेंड या हेल्ड इन रोटेशन एंड पोजीशन, ठीक है। इसके लिए प्रभावी लंबाई क्या होगा, प्रभावी लंबाई इक्वल टू 0.65 इंटू वास्तविक लंबाई। कैपिटल एल क्या है आपका, वास्तविक लंबाई, है ना। जैसे देखिए ए हो गया आपका, ए हो गया फिक्स एंड, ए क्या हो गया आपका फिक्स एंड, है ना। तो ए हो गया आपका वास्तविक लंबाई यानी कैपिटल एल। अब देखिए जब ये बेंड होगा ना तो डायरेक्ट यहाँ से बेंड नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है ना, तो फिक्स होने की वजह से एक कुछ दूर छोड़ेगा, कुछ दूरी छोड़ेगा, उसके बाद बेंड होगा। तो ए वाला इसे क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ, है ना। देखिए कुछ कम होगा कि नहीं, है ना। तो कितना होता है, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का 0.65 गुना, जब बोथ एंड फिक्स होता है या बोथ एंड रिस्ट्रेंड या हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन, ठीक है। अगला क्या लिखेगा आपका कि बोथ एंड, है ना, चलिए अच्छा लिखते हैं, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज, है ना। या इसे आपको कैसे कहेगा ये कि वन एंड हेल्ड, है ना, आपको पता है ना, हेल्ड या रिस्ट्रेंड कह सकता है। वन एंड हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन, है ना। उसके बाद कहेगा अदर एंड हेल्ड इन पोजीशन एंड नॉट रोटेशन। यानी इसका हिंदी क्या होगा कि एक सिरा स्थिति और घूर्णन में आबद्ध है या प्रतिरोधित है, तथा दूसरा सिरा स्थिति में तो आबद्ध है लेकिन घूर्णन में प्रतिरोधित नहीं है। यानी वो सिरा जो है ना, एक सिरा तो फिक्स है, चलिए बना ही दे रहे हैं, एक सिरा क्या है आपका फिक्स है और दूसरा सिरा क्या है आपका हिंज है, दूसरा सिरा क्या है आपका हिंज है, ठीक है। एक सिरा क्या हो जाएगा आपका, एक सिरा फिक्स हो जाएगा और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा आपका हिंज हो जाएगा। इसके लिए प्रभावी लंबाई क्या होता है, 0.80 वास्तविक लंबाई। यानी यहाँ ये यहीं से काउंट होगा क्योंकि हिंज है ना, और यहाँ करके ये फिक्स होने की वजह से सिरे तक नहीं जा पाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एल, बस सिंपल सा है, ठीक है। अगला क्या हमको पढ़ना है, बोथ एंड हिंज, या इसे कैसे कहेगा कि बोथ एंड हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट इन रोटेशन। यानी क्या है कि कहेगा कि दोनों सिरे स्थिति में तो आबद्ध है लेकिन घूर्णन में आबद्ध नहीं है, या कहेगा कि दोनों सिरे स्थिति में तो प्रतिरोधित है लेकिन घूर्णन में प्रतिरोधित नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इन्हें दोनों सिरे क्या हो गए, हिंज हो गए। तो देखिए दोनों सिरे हो गए हिंज हो गए तो यहीं से मुड़ जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या होगा, हाँ, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, या इसे कहेगा कि वन एंड हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन, उसका और अदर एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन, है ना। कि कहेगा एक सिरा स्थिति और घूर्णन दोनों में आबद्ध है, दूसरा सिरा न ही स्थिति में आबद्ध है न ही घूर्णन में आबद्ध है ना। मज़ा आ रहा है। प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई से दोगुना हो जाएगा, ऐसा कंडीशन देखे होंगे आप लोग, जो पोल वगैरह रहता है ना, पोल, एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, इस तरह लेते हैं हम लोग, है ना। तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के दोगुने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2L, ठीक है। तो अब समझिएगा ये सारा चीज़ आएगा आपके एग्जाम में, कहेगा क्या कहेगा कि इफेक्टिव लेंथ बताइए और कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ बताइए।
हम बस 4 लिखवा रहे हैं, 99% हम यूज़ 4 का ही करेंगे। हम क्या करेंगे, बुक ही करेगा 4 का। बाकी अपने बुक में देखेंगे तो 6-7 तरह का दिया है, ठीक है, उसका कोई रिलेवेंट नहीं बनता बताने का, है ना। अब बस 4 याद रखिए, हो जाएगा काम। अगला क्या लिखना हमको पढ़ना है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, है ना। क्या पढ़ेंगे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, यानी लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या हो जाएगा आपका, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को हम लोग आर मिनिमम से हम लोग क्या उसमें आर से दिखाता है, हम आर मिनिमम से दिखाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है मिनिमम लिख देने से कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या ये, ठीक है। तो किससे दिखाएंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को, क्योंकि त्रिज्या आर और न्यूनतम को मिनिमम, है ना। तो लिखेंगे न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण, है ना, तथा खंड के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल क्या कहलाता है आपका, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, है। न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण तथा खंड के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल क्या कहलाता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपका, तनुता अनुपात। तनुता अनुपात ये लेमडा, इसे किससे दिखाते हैं, लेमडा। स्लेंडरनेस रेशियो, क्या हो जाएगा ये, स्लेंडरनेस रेशियो। अब क्या होगा, तनुता अनुपात क्या होता है, किसी कंप्रेशन मेंबर की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात क्या कहलाता है आपका, तनुता अनुपात। किसी, है ना, किसी मेंबर कंप्रेशन मेंबर की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है आपका, तनुता अनुपात, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम बता रहे हैं ना, आपको थियरी आता है, इसमें से थियरी आता है, तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संपीड़न अवयव का, यानी कंप्रेशन मेंबर का सामर्थ्य ज्ञात करना, है ना। क्या लिखेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, और कोई टॉपिक तो छूट नहीं रहा ना, जड़त्व आघूर्ण भी हो गया, नहीं छूट रहा, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब क्या आता है ना, जैसे आपको एग्जाम में आता है कि बट जोड़ का डिजाइन स्टेप लिखिए, लैप जोड़ का डिजाइन स्टेप लिखिए, या फिर वो कह देगा टेंशन मेंबर का डिजाइन स्टेप लिखिए। उसी तरह एग्जाम में आपके आता है कि कंप्रेशन मेंबर के सामर्थ्य ज्ञात करने के को चरणबद्ध तरीके से लिखिए, यानी इसका भी स्टेप लिखिए, कैसे हम स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे कंप्रेशन मेंबर का। तो सबसे पहले देखिए, इसका स्ट्रेंथ ज्ञात करने का सिंपल सा हम ऐसे करा देंगे, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, वहीं से आपका स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में आता है कि संपीड़न अवयव के सामर्थ्य ज्ञात करने के चरण लिखिए, तो हमको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये आते हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, क्या लिखेंगे, टू डिटरमाइन इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर, है ना, इफेक्टिव लेंथ यानी स्मॉल एल। क्या लिखेंगे इसमें पहला, जब सिरे पर एक एक रिवेट लगा हो, जब सिरे पर एक एक रिवेट लगा हो, तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई। आपको अच्छे से लिखना है, प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, जब सिरे पर दो रिवेट या वेल्ड किया गया हो, जब सिरे पर दो रिवेट या फिर वेल्ड किया गया हो, तब प्रभावी लंबाई इक्वल टू 0.85 वास्तविक लंबाई, ठीक है ना। अब देखिए आप खुद समझिए, एक मेंबर है, देखिए ए हो गया आपका, मेंबर हो गया, ठीक है। कितना रिवेट लग गया, एक एक रिवेट। जब एक एक रिवेट लग गया तो बताइए ए यहाँ से मुड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जब दो रिवेट लग गया, है ना, देखिए कितना रिवेट लगा दिए, 2,
तो अब बताइए अब यही से मुड़ेगा कि नहीं, तो उसकी प्रभावी लंबाई कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब उधर से नहीं मुड़ेगा ना, तो इसीलिए या फिर वेल्ड कर देंगे तो पूरा वेल्ड कर देंगे तो ए वाली लंबाई कुछ घट जाएगी, इसलिए वास्तविक लंबाई दो रिवेट से अधिक भी कहते हैं कि 3 रिवेट लगाए तभी यही लगाएंगे। सिर्फ सिंगल रिवेट में होगा, कहते 2 रिवेट लगा है, 3 रिवेट लगा है, 4 रिवेट लगा है, या फिर वेल्डिंग किया गया है, उसके बाद कुछ भी कहेगा तो हम क्या ले लेंगे 0.85 इंटू वास्तविक लंबाई। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, है ना, लिखेंगे स्टील टेबल से दिए हुए खंड के लिए डाटा नोट कर लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे एरिया CXX, CYY, IXX, IYY, जितना भी हमको डाटा ज़रूरत रहेगा हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में नोट कर लेंगे। स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन। अब कुछ परेशान होंगे सर इंग्लिश हिंदी नहीं लिख, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हैं, ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है, डिप्लोमा है। टू डिटरमाइन लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना, यानी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात करना। लिखेंगे फॉर सिंगल एंगल, यदि सिंगल एंगल लगा हो तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा RVV। अब ये VV कहाँ से मिलेगा, स्टील टेबल से, ए आर है, आर मिनिमम इजकल टू RVV। VV कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट हम स्टील टेबल से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि इसको निकालने का एक और तरीका है बता दें, हाँ चलिए, आर मिनिमम इजकल टू या लिख आर मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम इजकल टू ए, सिंपल सा है, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे फॉर डबल एंगल, है ना, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा आई मिनिमम माइनस 2A, जहाँ आई मिनिमम हमको कहाँ से मिलेगा निकालना पड़ेगा, ए कहाँ से मिलेगा स्टील टेबल से। यहाँ हम नोट किए रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्रभावी लंबाई भी हमको मिल गया, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या भी मिल गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या ज्ञात कर लेंगे हम, स्टेप नंबर 4 टू डिटरमाइन स्लेंडरनेस रेशियो, है ना, यानी लेम्डा क्या होता है आपका प्रभावी लंबाई अपन में न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है। अगला चलते हैं स्टेप 5, क्या लिखेंगे लेम्डा के आधार पर स्टील के ग्रेड के अनुसार अनुगे, हाँ, स्टील के अंतर्वेशन विधि से, है ना, अंतर्वेशन विधि से अनुगेय प्रतिबल, है ना, संपीड़न प्रतिबल वही है, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC ज्ञात करते हैं। अब ये अंतर्वेशन विधि क्या है और सिग्मा AC क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, आप बस अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आपका स्टेप, इसी में लिख दें, चलिए इसी में लिख दीजिएगा, है ना, फॉर यानी जब सिरे पर एक रिवेट लगाओ, जगह कम है, स्टेप बढ़ाने से मतलब नहीं। देखिए 1-2 स्टेप इधर मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, स्टेप तो अपने बनाना रहता है ना, स्टेप आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये अपने बनाना रहता है, तो 1-2 स्टेप कम ज़्यादा हो सकता है ना, हो सकता है इसको हम अलग स्टेप में लिखे तो उसमें कोई इशू मत रखिएगा, ठीक है। उसके बाद, है ना, लिख सकते हैं आप, छठा स्टेप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे अनुगेय संपीड़न प्रतिबल यानी सिग्मा AC। ऊपर हम ज्ञात किए हैं, ऊपर हम अनुगेय ही ज्ञात किए हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब सिरे पर एक रिवेट लगा हो,
है ना। तो सिग्मा ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए सी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब सिरे पर क्या हो जाएगा आपका दो दो रिवेट लगा हो, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा 10.80, ठीक है। जब सिरे पर दो दो रिवेट लगा हो या वेल्ड किया गया हो, है ना, तब सिग्मा ए सी इजकल टू क्या होगा, बस डायरेक्ट सिग्मा ए सी लिख देंगे, ठीक है ना। जब देखिएगा कहने का मतलब देखिए, जब एक एक रिवेट लगा था तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर आया था, हम बताया था एक एक रिवेट लगेगा तो वहीं से मुड़ जाएगा। लेकिन जब एक एक रिवेट लगेगा तो वो थोड़ा कमज़ोर होगा ना, एक एक रिवेट लगेगा तो उसके थोड़ा प्रतिबल को घटा देते हैं 80%, और वही जब दो दो रिवेट लग गया तो एक रिवेट से मजबूत हो गया तो उसके प्रतिबल को नहीं घटाते हैं। जो यहाँ से प्रतिबल हम निकालेंगे ना, लिखा ना संपीड़न प्रतिबल सिग्मा ऐसे ज्ञात करते हैं। फिर हम देखेंगे एक एक रिवेट दिया है कि दो दो रिवेट दिया है, यदि एक एक रिवेट दिया रहेगा तो घटा देंगे क्योंकि ज़्यादा प्रतिबल नहीं दे पाएगा, दो दो रिवेट दिया हुआ तो उसी को लिख देंगे। उसके बाद स्टेप 7 नंबर क्या हो जाएगा, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर क्या हो जाएगा आपका पी सी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सिग्मा ए सी यानी अनुगेय संपीड़न प्रतिबल इनटू एरिया, खंड का क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप क्या ज्ञात करने के संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, इसका न्यूमेरिकल। अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल पूरा हम फिनिश कर देंगे 4-5 लगा करके जितना लगता है। उसके अगले वीडियो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।